नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विनोद जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि वो जुड़ जाएं अगर संभव हुआ। उससे पहले पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम लोग सोनीपत जिले की सोनीपत जिले में आने वाली 6 सीटों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी सीटें समय अनुमति देगा उतनी सीटों की हम चर्चा कर लेंगे। तो हमारे साथ अभी दो मेहमान जुड़े हुए हैं, अमित जी और प्रेम जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक कुछ मेहमान और भी जुड़ेंगे और जैसे मैंने बताया अगर संभव हुआ तो विनोद जी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल से तो वो रेगुलर जुड़ेंगे ही। तो सोनीपत जिले में पहली सीट शुरू करते हैं। देखिए साथियों, चुनाव कई बार पलटी खाता है और कई कारण बनते हैं, कई स्टेटमेंट आती हैं। जैसे सोनीपत सीट के जो पिछली बार के प्रत्याशी थे सुरेंद्र पवार, जिनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था किसी मुकदमे में, उनको आज कोर्ट ने छूट दे दी। और अब सोनीपत में जो चुनाव कांग्रेस का नहीं उठ रहा था, अब माना जा रहा है कि कल से वो चुनाव उठेगा, क्योंकि सुरेंद्र पवार अपना चुनाव जो है वो अब खुद संभालेंगे। पहले उनके परिवार के लोग उसे संभाल रहे थे। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हर सीट पर आते हैं, इसलिए सीटों को बार बार चर्चा करने की जरूरत पड़ती है। और अब उस दिन की स्थिति क्या है, सीट को इसी तरह से देखा जाएगा। और अंत तक आते आते लास्ट दिन में भी चुनाव जो है, असली चुनाव इंडिया में, देश में, भारत में आखिरी दिन में जाकर बनता है, जब लोगों का दिमाग एकदम से फर्म अप हो जाता है। लेकिन उससे पहले की चर्चाएं भी जरूरी हैं, ये जानने के लिए कि चुनाव जो है वो किस तरफ जा रहा है। हमारे साथ जोगिंदर कथुरिया जी भी जुड़ चुके हैं। वो भी आज इस चर्चा में भाग लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, गन्नौर सीट को एक बार फिर कोशिश करते हैं, टच करते हैं। गन्नौर सीट पर कहीं कोई बदलाव आया या किस किस के बीच में अभी मुकाबला दिख रहा है, कौन वोट काट रहा है? क्योंकि सभी मैदान में हैं। देवेंद्र कौशिक बीजेपी की तरफ से, कुलदीप शर्मा कांग्रेस की तरफ से, अनिल त्यागी जेजेपी की तरफ से, नरसिंह बीएसपी की तरफ से, आईएनएलडी और बीएसपी के समझौते में सरोज बाला राठी जो हैं वो जेजेपी की तरफ से, और देवेंद्र कादयान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इनके अलावा भी क्या आपको लगता है कोई व्यक्ति और मैदान में है जो कुछ वोट हासिल करके चुनाव को इधर या उधर कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी अगर मैं कहूँ जो मुख्य मुकाबला जो है वो 3 पार्टीज में है। बीजेपी के जो है अपना देवेंद्र कौशिक, और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा, और निर्दलीय देवेंद्र कादयान जो है। तो उसमें यह है कि 3 है, लेकिन देवेंद्र कादयान जो है वो आज के दिन लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे दिखाई दे रहे हैं जो है। जो अब इन बाकी से, अब इनमें लोगों का ये कहना है, आज मैं थोड़ा सा हाँ, ये इस चीज को डिटेल में ले जाना चाहूंगा। हाँ जी, क्या ऐसा समीकरण बन रहा है जिसकी वजह से देवेंद्र कादयान जो है वो आगे जा रहे हैं? ये भी हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और जातियां अपने अपनी पार्टियां चुन लेती हैं। हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है कि थोक में एक पार्टी को वोट जाते हैं। तो देवेंद्र कादयान का क्या समीकरण बनना है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देवेंद्र कादयान जो है इस सीट पर 32% से के करीब जो है जाट है, मतदाता है। और वो अगर कहें कि जो जो स्ट्रॉन्ग जाट कैंडिडेट है वो देवेंद्र कादयान ही दिखाई दे रहे हैं। वो इसके कारण जो है एक पंचायती उम्मीदवार भी कहेंगे, वो कई गांव में जो है एक स्पॉट भी मिला है देवेंद्र कादयान को। और उनका सोशल वर्क भी रहेंगे, गरीब तबके भी इन्होंने पैठ बनाई है जो है देवेंद्र कादयान ने। तो इसके चलते जो है वो एक दूसरा कारण ये भी रहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ब्राह्मण नॉन जाट उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं दोनों उम्मीदवार। तो इसके चलते जो है वो देवेंद्र कादयान जो है वो मजबूत हो दिखाई दे रहे हैं जो है। और कुलदीप शर्मा को लेकर आज भी जो है, पिछली बार कांग्रेस जो हारी थी गन्नौर सीट से, वो इसलिए हारी थी कि कुलदीप शर्मा को लेकर लोगों में नाराजगी थी वहां पर। और आज भी लगभग वही था कि पहले भी एक बात सामने आती थी कि अगर
कि यहाँ से कांग्रेस जो है अगर कुलदीप शर्मा को टिकट नहीं देते, किसी और को देती है, तो उसके लिए जीतना आसान हो जाएगा यहाँ पर जो पहले था। लेकिन अब जैसे कुलदीप शर्मा को दी है और ऊपर से बीजेपी का भी ब्राह्मण कैंडिडेट है, नॉन जाट है, तो तो देवेंद्र कादियान जो है वो कहीं ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर पर कुलदीप शर्मा का होना जो है कांग्रेस को नुकसान कर रहा है, जो है कि जी, उसके लिए योगेंद्र जी के पास चलते हैं, प्रेम जी के पास फिर आते हैं, आप इसके बाद प्रेम जी के पास आएंगे। आप इनकी बात से, अमित जी की बात से जोगिंदर जी एग्री करते हैं क्या? इन्होंने दो सवाल उठाए। पहला सवाल ये कि देवेंद्र कादियान आगे हैं और क्योंकि वो जाट समुदाय से हैं और जाट समुदाय यहाँ 30-35% है, इस वजह से वो आगे हैं। और दूसरा, लोग जो हैं वो कुलदीप शर्मा से नाराज थे, इसलिए वो पिछली बार भी हारे और इस बार भी वो नाराजगी कायम है। तो आपको क्या लगता है, ये दोनों बातें सही हैं या आपका मत इनसे थोड़ा भिन्न है? देखिए, पिछली बार कुलदीप शर्मा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी और पिछली बार 75 पार का नारा था, तो उन भावनाओं में बहकर निर्मल चौधरी को पिछली बार जितवाया था। मैं आपको आज से 6 साल पहले ले चलता हूं। देवेंद्र कादियान पहले आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। 6 साल आपका देवेंद्र कादियान ने भाजपा ज्वाइन की कांग्रेस छोड़कर, और जी ये शुरुआत से ही मनोहर लाल खट्टर के करीबी बने और टिकट के चाहवान थे। 2019 में भी निर्मल जी चौधरी को टिकट मिली। उस समय भी जो इनकी नाराजगी थी उस समय के वर्तमान सांसद रमेश कौशिक के प्रति थी कि रमेश जी कौशिक निर्मल चौधरी को टिकट दिलवाने में कामयाब हुए। वहां मनोहर लाल खट्टर देवेंद्र कादियान को टिकट नहीं दिलवा पाए। जी, इन्हें जोगेंद्र जी मोहनलाल हम बड़ौली फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे, वो जो हो गया, जो भी कारण रहे, अगर उनका कोई रेलिवेंस इससे आज से नहीं है। रिलेवेंट है, जो जी चुनाव से रिलेवेंट है, चुनाव इससे प्रभावित हो रहा है। जी इस बार भी देवेंद्र कादियान की टिकट कटी। जब पिछली बार नाराज हो गए थे तो मनोहर लाल खट्टर इन्हें मनाने में कामयाब हुए। इस बार ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने ताल ठोक दी और इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में कूद गए। जी मनोहर लाल खट्टर का इन्हें करीबी माना जाता था, परंतु मनोहर लाल खट्टर इस बार भी इन्हें टिकट जी नहीं दिलवा पाए और इन्होंने आरोप भी लगाए देवेंद्र कौशिक और रमेश कौशिक पर कि ये पैसे से ये टिकट मैनेज करने में कामयाब हुए हैं। देखिए जी इसके पीछे क्या स्टोरी है वो मैं नहीं। दूसरी बात पर आता हूं, जो यहाँ जातिगत आंकड़ा है, जी 55% यहाँ जनरल जाति का मतदाता है, जिसमें सर्वाधिक 30 से 32% के बीच जाट मतदाता है। और जी उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद यहाँ पर त्यागी मतदाता, यदि त्यागी और जी ब्राह्मण को जोड़ दिया जाए तो 15% जी से अधिक, लगभग जी 30,000 के करीब यहाँ ब्राह्मण और त्यागी मतदाताओं को मिलाकर जो तादाद बनती है। यदि जी यहाँ मोहम्मडन वोटों की बात की जाए, मुस्लिम वोटों की बात की जाए, तो वो भी जी 15 और 17,000 के बीच की है। जी और यहाँ 28% ओबीसी वोट है, जिसमें से कश्यप समाज का बहुत ज्यादा वोट है। यदि जी और एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 17% एससी कैटेगरी का वोट है, जिसमें से सर्वाधिक 10% के करीब यहाँ पर रविदासिया समाज का वोट है। अब जी अब कांग्रेस की तरफ समीकरण क्या जो बन रहा है? जी कांग्रेस की तरफ जो वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था वो जाट मतदाता था। जी देवेंद्र कादियान के मजबूती से मैदान में आने के बाद यहाँ जाट मतदाता डिवाइड हो रहा है देवेंद्र कादियान और कुलदीप शर्मा के बीच, जो आधा भाजपा की आधा। तरफ और देवेंद्र कौशिक की तरफ बहुत कम, जी बल्कि आधे से भी ज्यादा देवेंद्र कादियान की तरफ जा रहा है जाट मतदाता ठीक है। आज की परिस्थिति में। भविष्य में जाट के अलावा यदि कोई उनको कौन सा समीकरण, वोट मिल जाट के अलावा उनको कौन सा वोट मिल रहा है? चरमकार का देखिए वोट। बाकी सभी जातियों में थोड़ा थोड़ा वोट मिल रहा है, जो वन ब्लॉक होकर वो जाट कम्युनिटी का वोट देवेंद्र कादियान की तरफ बड़ी मात्रा में जा रहा है।
कितना वोट ले जाएंगे, मतलब उनकी लड़ाई किससे है? आपका भी ये मानना है कि देवेंद्र कादियान जो है वो पहले नंबर पर चल रहे हैं? देवेंद्र कादियान की और कुलदीप शर्मा की टक्कर है। देखिए, हरियाणा में जो चुनाव है वो किसी को जितवाने के लिए नहीं। आज तो ये चुनाव भले ही त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, पर जब जी 8 अक्टूबर को आप नतीजे देखेंगे या 5 अक्टूबर को जो वोटिंग देखेंगे, तो ये जी चुनाव मुझे लगता है कि द्विकोणीय ही रह जाएगा। जो एक पक्ष डाउन जाएगा वो अपने वोटों को किस ओर मूव करवा पाता है। जो मैं आपको रिलेवेंट फैक्टर के बारे में बात कर रहा था, वो यही रिलेवेंट फैक्टर है कि देवेंद्र कौशिक का चुनाव यदि डाउन जाता है तो वो जी देवेंद्र कादियान की बजाय कुलदीप शर्मा की तरफ अपना जो वोट है मूव करवा सकते हैं। और इस तरह की कोई बातें चल भी रही हैं गन्नौर में कि देवेंद्र कौशिक यदि पीछे रहते हैं, पिछड़ते हैं चुनाव में, तो उनके समर्थक देवेंद्र कादियान की बजाय कुलदीप शर्मा की तरफ जा सकते। जी प्रेम जी, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, गन्नौर सीट का बिल्कुल साफ साफ दोनों आपके पैनलिस्ट ने ये बात बता दी कि कहीं ना जी कहीं निर्दलीय प्रत्याशी आज रेस में बहुत आगे नजर आते हैं, परंतु जी परिस्थितियां प्रतिदिन आपने भी खुद कहा है हर रोज बदलती हैं। और जी जिस प्रकार से बात की जा रही है कि वो किसके आदमी हैं, किसके आदमी थे, तो देवेंद्र जी का ध्यान युवा उद्यमी मैं कह सकता हूँ उनको, युवा जी व्यवसायी हैं। वो पहले जी दीपेंद्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड हुआ करते थे और फिर जी उनको किसी तरह से लपक लिया मनोहर लाल जी ने। मनोहर लाल जी के बहुत करीबी लोगों में आ गए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने व्यवसाय को बहुत बड़ा कर लिया। एक जी बड़ी चेन चलाते हैं मन्नत ढाबे के नाम से, और उसके जी अलावा उनका जो कारोबार है उस कारोबार जी पे टिप्पणी करना यहाँ मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा। उस कारोबार जी के कारण उनकी जो पहचान थी वो बढ़ती चली गई और जी सरकार से लाभ लेने की जो बात थी, इस जिले में शायद सबसे ज्यादा लाभ देवेंद्र कादियान ने लिया। और देवेंद्र जी कादियान के जितने भी ढाबे हैं जी वहाँ रोड कट मिला है। बहुत लोगों ने कोशिश करी, दूसरे जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके कट बंद कर दिए गए और देवेंद्र कादियान के हर प्रतिष्ठान के सामने हाईवे पे कट दिया गया। तो सरकार जी से बहुत बड़ा फेवर उनको मिलता रहा और आज वो अगर रेस में है तो वो जी धनबल के हिसाब से है। सामने जो जी प्रत्याशी हैं पैसे में उनकी भी कमी नहीं है। जी अब जैसा आरोप भी लगे कि वो टिकट कितने करोड़ में आई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगाया है। और जी ये स्थिति हरियाणा के और भी स्थानों पर है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देने में जहां व्यवस्था हुई, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे हिसार में टिकट तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में कमल सर गुप्ता को देनी पड़ी, मंत्री को। और जी भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो वहां सावित्री जिंदल को निर्दलीय उतारा गया। मैं समझता हूं कि जी यहाँ भी वही है कि यहाँ प्रत्याशी कमजोर लगता था, इसलिए देवेंद्र कादियान वहां निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो दोनों पार्टियों के, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पसंद है। जिसका भी राज बनता नजर आएगा, देवेंद्र कादियान निश्चित रूप से एक संख्या, विधायकों की संख्या में एक और जोड़ देंगे, ऐसा दोनों पार्टियों को लगता है। तो आपका भी ये मानना है कि यहाँ पर सबसे आगे जो है वो देवेंद्र कादियान चल रहे हैं? जी, आप देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की बात है, ग्राउंड पे जा करके आप सर्वे करेंगे तो स्थिति कुछ और भी हो सकती है। मैं क्योंकि गन्नौर जमीन पे जाके सर्वे नहीं करके आया, मैं आप लोगों जी के इनपुट से, अपने मित्रों के इनपुट से इस निष्कर्ष पे अब तक पहुंचा हूं कि देवेंद्र कादियान निश्चित रूप से आगे है। और आने वाले दिनों में कितना क्या क्या, क्योंकि बहुत तरह के संसाधन चुनाव में लगते हैं। आप जानते हैं जी कि जिनकी बात कर रहे हैं पूर्व सांसद के भाई हैं, धनबल के हिसाब से उनका टिकट कहते हुआ है। तो अगर उन्होंने जी चुनाव में इस तरह की ताकत झोंक दी तो, जी और कहा जाता है कि जो सांसद रमेश कौशिक थे वो इस क्षेत्र विशेष में बहुत लोकप्रिय भी रहे हैं। अगर वोट जी किसी के पास है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा करके सांसद बने थे।
2019 का, अगर आपको याद हो तो इस क्षेत्र में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर रोकने वाला कोई है तो वो कौशिक साहब थे, और कौशिक साहब के वो भाई है। कहीं ना कहीं उनको इतना कम आंक के देखना मैं तो समझता हूँ कि बहुत उचित नहीं है। अब मेरी जानकारी में ये भी है कि देवेंद्र कौशिक जो है, जो ग्राउंड पर लोगों के काम किया करते थे, रमेश कौशिक उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। वो काम उन्होंने देवेंद्र कौशिक को ही सौंप रखा था, और इनके नाम भी काफी ये माना जाता है कि ये लोगों के काम काफी करते थे। तो जैसा आपने कहा, इनको भी कम आंख के नहीं देखा जा सकता। तो मतलब दिलचस्प फाइट है यहाँ पर। कुलदीप शर्मा एक बड़ा नाम है, डिप्टी स्पीकर रहे हैं कांग्रेस के जमाने में। डिप्टी स्पीकर नहीं, देवेंद्र वो कौशिक स्पीकर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, डिप्टी नहीं, स्पीकर विधानसभा रहे अध्यक्ष रहे हैं, हैं जी। विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, माफी चाहूंगा। और इसलिए वो एक बड़ा नाम है। उनको दो तरफ से टक्कर मिल रही है, और आज की तारीख में देवेंद्र कादियान जो हैं वो आगे माने जा रहे हैं। देवेंद्र कादियान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे सवित्री जिंदल को एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट के रूप में बीजेपी ने उतारा, वैसे ही देवेंद्र कादियान को भी उतार दिया। दो दो काम कर लिए ताकि ब्राह्मण समुदाय भी नाराज ना हो, और जो जिताऊ कैंडिडेट है वो भी उनके साथ का खड़ा रहे। अगली सीट की चर्चा करते हैं। अगली सीट राई है। राई में जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं कृष्णा गहलावत, कांग्रेस की हैं, बीजेपी की हैं कृष्णा गहलावत, कांग्रेस के हैं जय भगवान अंतिल, जेजेपी के हैं ब्रजेंद्र अंतिल, मुरथल के रहने वाले हैं। प्रमोद दहिया आईएनएलडी के हैं, और जेजेपी से हैं राजेश सरोहा। एक उमेद नाम के इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भी हैं। माना जाता है कि वो कुछ वोट कटुआ स्थिति में है, उनकी स्थिति भी मजबूत होती जा रही है। वहां पर किसी गांव की वजह से ऐसा हो सकता है, किसी ऐसे गांव के हों जहां अधिक वोट हैं। तो यहाँ पर सारे उम्मीदवार जो हैं वो जाट समुदाय के हैं। आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा पहले, जोगिंदर जी, क्या कहेंगे, यहाँ क्या परिस्थिति बन रही है? देखिए, जो राई की परिस्थिति है, राई में मुझे लगता है कि सीधा सीधा मुकाबला जय भगवान अंतिल और कृष्णा गहलावत के बीच में होने वाला है। कृष्णा गहलावत कभी पुराने समय में विधायक रही हैं, और इनको बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने समय पर चेयरमैन भी बनाए रखा। 2014 के आसपास ये भाजपा में शामिल हुई थी, और शायद एक बार 2014 में चुनाव भी लड़ी थी भाजपा की टिकट पर, परंतु चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। उस समय जयतीरथ दहिया जी ये चुनाव जीते थे। जयतीरथ दहिया जिन्होंने कल कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता था, परंतु अब उनके जाने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा और वो उनका अगला कदम क्या होगा, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे या अभी हराने का प्रयास करेंगे जय भगवान अंतिल को। जो जय भगवान अंतिल जी की टिकट की कहानी है, देखिए, जयतीरथ दहिया के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी लोकप्रियता नहीं थी, कांग्रेस के सर्वे में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो दीपक बाबरिया जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सतपाल ब्रह्मचारी तीनों ने सिफारिश की यहाँ पर जय भगवान अंतिल की, इसलिए जय भगवान अंतिल को यहाँ टिकट मिल पाई। और जय भगवान अंतिल काफी समय से यहाँ पर एक्टिव थे, पर पूरे क्षेत्र में काफी धन वर्षा भी कर रखी थी, काफी पैसा भी खर्च कर रखा था। और जो सतपाल ब्रह्मचारी जी का लोकसभा का चुनाव था, उस समय भी काफी धन का प्रयोग जय भगवान अंतिल के द्वारा हुआ। अब यहाँ आज की परिस्थिति यदि ग्राउंड रिपोर्ट ली जाए तो कृष्णा गहलावत अपने चुनाव को अच्छे से मैनेज कर रही हैं, अच्छे से मैनेज किए हुए हैं, और आज एज की स्थिति में कहें तो कृष्णा गहलावत हैं। परंतु यहाँ पर क्योंकि जाट गोत्र के कई गांव हैं, दहिया बाहुल्य भी और अंतिल बाहुल्य भी, तो मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस क्षेत्र में दौरों के बाद स्थिति बदल सकती है। वैसे कृष्णा गहलावत जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करीबी रिश्तेदार भी हैं। जी, अमित जी, आपकी क्या टिप्पणी है राई सीट के बारे में? ये सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी,
बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ से जीते थे। पिछली बार जो है बीजेपी के जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं बरौली जी जो है, मोहनलाल बरौली जी जी, तो वो भी काफी कम अंतर से जीत पाए थे जो है उस। और जी अब की बात करें कृष्णा गहलावत जो है, कृष्णा गहलावत 2014 में लड़ी थी, लेकिन चुनाव हार गई, तीसरे नंबर पर आई थी उस टाइम। ये सीट 3 वोट के लिए भी चर्चा में रहती है कि 2014 में यहाँ 3 वोट से ये अपने जयतीरथ दहिया जीते थे। आज जयतीरथ दहिया कांग्रेस में नहीं है, वो कांग्रेस छोटे, उन्होंने समर्थकों को भी कहा, उन्होंने कांग्रेस को ना वोट देने को कहा, मतलब कुछ ऐसा सुनने में आया था। तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे दहिया खाप के कई गांव है यहाँ पर, अगर ऐसा होता जी है जयतीरथ बोलते, इसका सीधा फायदा जो कृष्णा गहलावत को मिलेगा, क्योंकि जयतीरथ दहिया के छोड़ने से पहले भी, कांग्रेस छोड़ने से पहले भी कृष्णा गहलावत थोड़ा मजबूत दिखाई दे रही थी जय भगवान अंत की कंपेरिजन में। और आपको ये बताओ, यहाँ पे राजपूत वोट भी ठीक ठाक संख्या में है इस सीट पर, नॉन जाट जी वोट भी जो है राय विधानसभा सीट में। तो आज के जी दिन अगर हम बात करें तो एज जो है, अच्छा एज जो है वो कृष्णा गहलावत के पास है। और जी और ये कहेंगे कि खासतौर से और भी ज्यादा मजबूत स्थिति हो गई है अपना जयतीरथ दहिया के जाने के बाद, उनकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। बाकी हाँ, ये देखना होगा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बाद दीपेंद्र का हुड्डा को तो कितना फर्क पड़ता है, लेकिन आज के दिन जूर है तो अच्छे एज पर है कृष्णा गहलावत। जी जी प्रेम जी, आप क्या कहेंगे? हमारे साथियों ने जैसा आपने सुना बताया कृष्णा गहलावत को एज है, तो आप इसे मानते हैं या आपकी डिफरेंट राय है, इससे अलग राय है? देखिए, कृष्णा गहलावत का, जैसा कि अभी कथुरिया जी बता रहे थे, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिश्तेदार भी है। दीपेंद्र जी हुड्डा की साली उनकी पुत्रवधू है, और जी हरियाणा विकास पार्टी की वो विधायक रही हैं, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की वो चेयरपर्सन रही हैं, और जी एक बड़े उद्योगपति कहिए या पूंजीपति कहिए, इंडिया बुल के नाम से जो कंपनी गुड़गांव में है, उसकी मालिक वो है। तो मैं समझता जी हूँ कि अनबल की बात जब आती है राजनीति में, तो बहुत सारे जी विषय गौण हो जाते हैं। और जी अभी बात कर रहे थे कि कल एक त्यागपत्र हुआ कांग्रेस पार्टी से, वो जी विधायक 14 में भी जीते थे, 19 में भी जीते थे। 14 में जरूर इलेक्शन पिटीशन वो हार गए थे, वो मात्र 3 वोट जी से जीते थे, और इंडियन नेशनल लोकदल के इंद्रजीत चुनाव हार गए थे। इलेक्शन पिटीशन में जब फैसला आया तो इनके चुनाव को निरस्त कर दिया गया था और उनको विजयी जी घोषित कर दिया था, परंतु वो विधानसभा तक पहुंच नहीं पाए। उनके पास समय कम था, तब तक शायद कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली थी, और उनको वो लाभ विधायक का शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि उनका चुनाव निरस्त हो गया था 2014 वाला। तो उसके जी कानूनी पहलू को तो मैंने पूरी तरह से अध्ययन अभी नहीं किया है कि उनको वो लाभ मिले या नहीं मिले, परंतु जी इस बार जो सर्वे के तरीके थे या रिकमेंडेशंस थी, उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। उन्होंने गंभीर जी आरोप लगाए हैं कल जब पार्टी छोड़ी। बड़े लंबे समय से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, और चौधरी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी लोगों में उनकी गणना थी। तो उनका पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक तो है ही। और मैंने जी जैसा जिक्र किया, विभाजन से पहले इंडियन नेशनल लोकदल इस क्षेत्र में बहुत मजबूत थी। आज जी उनके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वापस पार्टी काडर की ओर मुड़े हैं। वो उनका कैंडिडेट किसको प्रभावित करता है और कितने वोट लेके जाता है, इस बात पे भी बहुत निर्भर करेगा। निश्चित रूप से मैं कथुरिया जी की बात से सहमत हूँ। आज अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वहाँ आगे नजर आती है। जी यहाँ पर जो आईएनएलडी का प्रत्याशी हैं वो दहिया जो खाप होती है जी, उनसे हैं, और दहिया के यहाँ पर बहुत काफी वोट भी हैं इस इलाके में, इसलिए हो सकता है वो अच्छे, बहुत बार दैया विधायक यहाँ बने हैं। बहुत बार दहिया विधायक भी बने हैं, तो वो अच्छी संख्या में वोट ले जा सकते हैं। जी, हिंदुस्तान की राजनीति में जाति और जाति के नीचे सब उपजा, कास्ट तक मैटर करता है, जी, उपजाति तक मैटर करती है, तो उसको नज़रअंदाज किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। तीसरी सीट लेते हैं, और हो सकता है ये आज की अंतिम सीट हो। बाकी सीटें हम कल चर्चा कर सकते हैं। खरखोदा सीट, ये एक रिजर्व सीट है। यहाँ पर पिछली बार जो है जयवीर सिंह जीते थे कांग्रेस के, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से।
पिछली बार पवन खरखोदा दूसरे नंबर पर थे, तब वो जेजेपी के टिकट से थे। इस बार वो बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं, पवन खरखोदा, जैसा मैंने नाम बताया। और इसके अलावा जेजेपी से इस बार रमेश खटक हैं, प्रीतम खोखर हैं आईएनएलडी से, मंजीत फमाना हैं जेजेपी से। और अ, ये जो सीट है, वैसे तो रिजर्व सीट है, लेकिन जाट समुदाय के लोग भी यहाँ पर बहुतायत में रहते हैं। तो असली डिपेंड करेगा कि जाट समुदाय के वोट किसे मिलते हैं। लेकिन अपने जो मेहमान हैं उन सबसे डिटेल में पूछते हैं। सबसे पहले चलते हैं कथुरिया जी के पास। कथुरिया जी, क्या कहना है इस सीट को लेकर, खरखोदा की सीट को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं चुनाव से पहले खरखोदा में रेगुलर सर्वे कर रहा था और जी वहां के लोग एक ही चीज कहते थे, यदि कांग्रेस, जो जयवीर वाल्मीकि स्थानीय विधायक लगातार 3 बार से वहां विधायक चुने जा रहे हैं, इनकी टिकट काट कर किसी को भी चुनाव मैदान में उतार दे तो वो जीत जाएगा, जयवीर वाल्मीकि चुनाव नहीं जीतेगा। परंतु मुझे ताज्जुब हुआ, मैं अभी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की 6 सीटों पर घूम कर आया। जो जी सीट सबसे नकारात्मक दिखाई देती थी, खरखोदा, आज खरखोदा में हालात बदले हुए हैं। वहां जी के जो जाट कम्युनिटी जो बहुतायत है, आपने अभी बोला भी, सच्चाई में यहाँ मेरे पास एक समीकरण ऐसा है, जितनी भी जाट बाहुल्य एससी रिजर्व सीट्स हैं, वो सभी सीटों पर कांग्रेस को एज मिल रहा है। क्योंकि यदि जी जाट बाहुल्य जनरल सीट होगी तो वहां पर मल्टी जाट कैंडिडेट्स हो सकते हैं, परंतु जो एससी रिजर्व जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर जो एज जा रहा है वो कांग्रेस को जा रहा है। क्योंकि जाट जी कम्युनिटी का, जाट मतदाताओं का ज्यादा रुझान जो कांग्रेस की तरफ है। वहां के जी लोग अब ये बोलने लगे कि हमें तो मुख्यमंत्री के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देना है, हमें जयवीर वाल्मीकि से कुछ नहीं लेना। अब जयवीर जी वाल्मीकि वापिस चुनाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एज नहीं जी कहूंगा, परंतु जी आज बराबर के मुकाबले पर जयवीर वाल्मीकि और पवन खरखोदा खड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा की ससुराल है खरखोदा, और जी उस क्षेत्र में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, बराबरी के जी मुकाबले में खड़े होना भी मैं पवन खरखोदा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कहूंगा कि मजबूती के साथ पवन खरखोदा खड़े हैं, जो सराहनीय है। पिछली जी बार पवन खरखोदा बीजेपी में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे टिकट के। अनिल जैन जो कि प्रभारी हैं, उनके करीबी भी माने जाते थे, परंतु मनोहर लाल खट्टर ने ही इनकी टिकट पर कैंची चलाई थी, जिससे ये विधायक बनने से वंचित रह गए थे। पिछली बार 75 पार का नारा था और पवन खरखोदा की अच्छी इमेज है खरखोदा हलके में। इस बार हवा का जो रुख है उल्टा है, फिर भी पवन खरखोदा यदि चुनाव फाइट में बने हुए हैं तो सराहनीय है। जी। अमित जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस सीट को लेकर? अगर मैं कहूंगा कि सोनीपत जिले की 6 सीटें हैं, अगर कहीं कांग्रेस को जी, सबसे ज्यादा मुझे कुछ लगता है तो मैं इस सीट आप पर पर भी आज। आने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने कथुरिया जी से। कथुरिया जी, आप सोनीपत जिले में घूम के आए, आपने कहा अभी 6 की 6 सीटों पर घूमे। और सोनीपत जिला जो है वो अ, जाट जो बेल्ट है उसका गढ़ है एक तरह से, जो सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये पूरे इलाके, और सोनीपत भी उसमें से एक है। आपको क्या लगा कि जो जाट वोटर है उसका वोट डिवीजन किस तरफ हो रहा है? क्या 100% एक तरह से, मतलब ऑलमोस्ट 100% कांग्रेस की तरफ जा रहा है, या कुछ वोट कट के आईएनएलडी, जेजेपी या बीजेपी को भी कुछ कुछ आ रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, गन्नौर और बड़ौदा दो ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय कैंडिडेट्स को जाट कम्युनिटी का वोट ज्यादा जा रहा है। परंतु जो खरखोदा, सोनीपत शहर और राई, यहाँ पर जाट मतदाता बट नहीं रहा। यहां तक कि देखिए, आज की डेट में यदि आप गोहाना की स्थिति की भी बात करें तो जाट मतदाताओं को जो ज्यादा हिस्सा कांग्रेस की तरफ जा रहा है,
कम हिस्सा हर्ष शिकारा और जो राजवीर दहिया निर्दलीय मैदान में है, बहुत नाम मात्र का हिस्सा उनकी तरफ आ रहा है। वहां पर बड़ौदा और गन्नौर को छोड़कर बाकी जाट मतदाताओं का ज्यादा हिस्सा कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो कुछ हिस्सा 5%, 10%, 20% आईएनएलडी की तरफ या जेजेपी की तरफ, क्योंकि ये दोनों भी जाट समुदाय से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, या बीजेपी की तरफ जो नेशनल पार्टी अपने आप को दावा करती है, कुछ भी वोट आपने ऐसा देखा जो इनकी तरफ जिनका रुख हो? रोहतक, झज्जर और सोनीपत में सभी जो अदर कैंडिडेट हैं, भले ही वो जाट समुदाय से हों, जाट समुदाय का उनकी तरफ मुझे 5% से अधिक वोट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मैक्सिमम 5%। टोटल वोट, टोटल वोट। हाँ जी, हाँ जी, वो जो बट ठीक रहा है। है। अब आपको स्थिति बताऊं रोहतक, झज्जर, सोनीपत की, जो जेजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी सीट पर 3% से ज्यादा, 2% से भी ज्यादा वोट लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आईएनएलडी क्या स्थिति है? आईएनआईडी इस बार जेजेपी से थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों पार्टियों में मिलाकर 5% के करीब हिस्सा जाएगा। ज्यादा हिस्सा लगभग 3.5% जो मेरे सर्वे में निकल कर आया आईएनआईडी की तरफ, और 1.5%, 1.5% जेजेपी की तरफ। और बीजेपी को 0%? नहीं, देखिए, बीजेपी की जो संगठनात्मक, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, परंतु कॉमन वोट बीजेपी की तरफ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। जी अमित जी, आप अपनी जिनके बात पूरी बेटे कीजिए। आपके लगे, जी जी जी, पूरी कीजिए आप जिनके बात। बच्चे लगे पिछले 10 सालों में, वो वोट जी बीजेपी की तरफ कम मात्रा में आ रहा है। जी, अमित जी आप अपनी बात पूरी कीजिए खरखोदा को लेकर। हाँ, खरखोदा की बात करें कि यही सीट जो है बीजेपी को सेफ दिखाई देती है, मतलब कांग्रेस के लिए, माफ कीजिएगा, ये सीट जो है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा सोनीपत की 2 सीटें हैं, बड़ौदा और खरखोदा, जो जो कांग्रेस प्रो ज्यादा कही जाती है इन 2 सीटों को, क्योंकि जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने हैं, कांग्रेस इस सीट पे ना तो लोकसभा में पिछड़ी है, ना इन सीटों पे कभी हारी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने के बाद से। लेकिन अब बात करें जैसे कि, हाँ, पवन खरगोदा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, पिछली बार बहुत कम अंतर से, 1500 के अराउंड वोटों से वो चुनाव हारे थे। इस बार भी जैसे है कि वो टक्कर देते दिखाई दे रहे। जयवीर वाल्मीकि से अगर नाराजगी की बात करें, वो शुरू से ही रही है, जब से वो विधायक बने, 2009 में वो पहली बार विधायक बने थे, उसके बाद से लगने लगा था कि 2013 में गया था खरगोदा हल्के का, मैं घूमा था, तब भी वहां पर जो है इनसे जयवीर वाल्मीकि को लेकर लोगों में नाराजगी थी, और लेकिन फिर भी जो है हुड्डा के नाम पर जो है वो वहां से लगातार चुनाव जीतते हैं। पिछली बार भी वो बार बार बचे हैं हार से। जो है इस बार देखना होगा, मुकाबला कड़ा है, लेकिन कांग्रेस को मैं मानता हूँ कि यहाँ पर एज है, यहाँ पर खरखोदा सीट। मुझे लगता है पवन खरखोदा को पिछली बार के आधार पर स्ट्रॉन्ग माना जाए या ना माना जाए, इस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पिछली बार वो जेजेपी से खड़े थे और पिछली बार जेजेपी के खिलाफ माहौल नहीं था, इसलिए उनको जाट समुदाय के भी वोट मिल गए और समुदायों के भी वोट मिल गए। तो इस बार वो बीजेपी से खड़े हैं, तो इस बार उनको जाट समुदाय के वोट मिलना जो है वो, जैसा कि अभी जोगेंद्र जी ने भी बताया, बहुत मुश्किल है। प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, इस सीट को लेकर आपकी टिप्पणी थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा समय का ध्यान रखकर। जी देखिए, आपने कहा कि खरखोदा की स्थिति, ये सीट ऐसी है, यहाँ कांग्रेस को की परंपरागत इसको मान के चल सकते हैं आप। इस सीट पे जब से परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई है, यहाँ लगभग 3 चुनाव, तीनों में एक ही प्रत्याशी जयवीर वाल्मीकि ही लगातार 3 चुनाव जीते हैं। और इससे पहले कि अगर आप देखते हैं तो जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से निकल के ये सीट बनी थी, उनमें एक रिजर्व सीट थी जिसपे हमेशा ये जीती थी, और अब उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। आपने कहा कि पिछली बार पवन खरखोदा को इतना मत मिला, वो वही परंपरागत वोट बैंक था जिसके आधार पर यहाँ पहले आईएनएलडी जीतती रही थी। आईएनएलडी का ही एक, क्योंकि वो विभाजन के बाद उनका एक ग्रुप अलग हुआ था और वही वोट उनको ट्रांसफर हुआ था। इस बार पवन खरखोदा
भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा क्षेत्र में कोई ज्यादा प्रभाव कभी नहीं था। इस बार भी स्थिति कहीं ना कहीं जैसा अभी कथूरिया जी बता रहे थे कि हर हर व्यक्ति ये कहता था कि जयवीर की टिकट अगर काट दी जाए, किसी को भी दे देंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी। एक बात जरूर है कि कांग्रेस के लगातार 3 बार विधायक बनने के कारण वो बहुत ज्यादा काम नहीं करवा पाए, क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। और विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं देखने को मिलती है सोनीपत जिले में, तो वो सबसे ज्यादा इसी विधानसभा क्षेत्र में मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात प्रमुखता से उठा दी गई, पवन खरखोदा क्योंकि उस बात के माहिर है और उनकी गलतियों को या उनकी कमजोरियों को वो उठा पाए तो वो मुकाबले में आ जाएंगे, अन्यथा वहां जयवीर वाल्मीकि एक बार फिर से आगे नजर आते हैं। जी, तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। 3 सीटों की हमने चर्चा की, गन्नौर, राई और खरखोदा। हम सोनीपत की और सीटों की भी चर्चा करेंगे अपने अगले कार्यक्रमों में। यहाँ उम्मीद करते हैं एक बात और जो शायद कथूरिया जी से भी छूट गई और मेरे से भी छूट गई, एक प्रत्याशी जो यहाँ कई बार विधायक बने हैं, इस बार फिर से मैदान में है। वो अभी अभी संसदीय क्षेत्र से सिरसा से चुनाव लड़के आए थे जननायक जनता पार्टी की टिकट पे। इस बार यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र के ये सीमांकन से पहले वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे। खटक, रमेश खटक 3 बार विधायक रहे। बड़ौदा विधानसभा से बड़ौदा से 3 बार रहते विधायक रहे हैं, जब हाँ जी। बड़ौदा विधानसभा रिजर्व क्षेत्र उस टाइम बड़ौदा रिजर्व था और इसका कुछ भाग उसमें था। जी जी, तो जैसा बताया, जेजेपी के रमेश खटक जो हैं वो खरखोदा से हैं। वो पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन सीमांकन जो परिसीमन हुआ उससे पहले जब बड़ौदा विधानसभा हुआ करती थी रिजर्व सीट, उस सीट से वो विधायक थे। तो इस बार यहाँ हैं तो वो भी कुछ डेंट डाल सकते हैं, तो उससे कुछ देखना होगा क्या कर पाते हैं वो। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।